Myself Kaviraj, lecturer political science, government senior secondary school, Dangar, district Bilaspur HP. Dear students, आज मैं 10 राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पार्ट ए पॉलिटिकल साइंस के पार्ट ए में आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट में का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है वो नियोजित विकास की राजनीति का अर्थ और भारतीय आर्थिक विकास प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के बारे में किया था तथा बॉम्बे प्लान और इसके अतिरिक्त प्लानिंग मिशन और उसके कार्यों के बारे में किया था। आज हम करने जा रहे हैं 5 ईयर्स प्लान, अकाल और पंचवर्षीय योजनाओं का स्थगन, इलाकाबंदी की नीति, पंचवर्षीय योजना का स्थगन, हरित क्रांति परिणाम तथा इसके राजनीतिक कुप्रभाव। डियर स्टूडेंट्स, भारत ने अपना आर्थिक विकास करने के लिए जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं को ग्रहण किया है। अब तक भारत में जो है वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। आपके लेसन में जो है वो मुख्यतः फर्स्ट जो हमारी जो 3 जो है वो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनके बारे में जो है वो हमने अध्ययन करना है। तो भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक रही और इसमें जो है वो कृषि क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक इसका कार्यकाल रहा और इस पंचवर्षीय योजना में जो है औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक रहा में आत्मनिर्भर एवं स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था। तो ये 3 पंचवर्षीय योजनाएं थी जिनका अध्ययन जो है वो हमने इस चैप्टर में करना है। उसके पश्चात हम बात करते हैं अकाल और पंचवर्षीय योजनाओं का स्थगन। डियर स्टूडेंट्स, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि को अधिक प्रमुखता न देने के कारण जो है 1961 और 1966 के काल में भारत में कृषि की स्थिति काफी खराब होती चली गई। इस काल में जो है कृषि के अतिरिक्त हमें जो है जनसंख्या वृद्धि और भारत को जो है वो 2 आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा था, 1962 और 1965। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके अतिरिक्त भारत में जो है वो औद्योगिक मंदी और मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी जो है वो विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त जो है 1965 और 1967 के मध्य देश के अनेक भागों में जो वो सूखा पड़ा, अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी, खाद्यान्न संकट जो उत्पन्न हो गया जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में जो वो काफी पिछड़ापन आ गया था। अकाल प्रभावित क्षेत्र बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इसमें राज्य शामिल थे जिन पर की खाद्यान्न की और अकाल की जो है वो सबसे अधिक मार पड़ी थी। परंतु इन सभी राज्यों में जो है बिहार की स्थिति जो है वो सबसे दयनीय थी और वहां पर उत्पादन जो है वो घटकर 1/3 से भी कम हो गया था। इलाकाबंदी की नीति, जोनिंग पॉलिसी, इलाकाबंदी की नीति, इस समय जब भारत खाद्यान्न संकट और अकाल का सामना कर रहा था तो भारत सरकार ने जो है वो इलाकाबंदी की नीति जो है वो लागू कर रखी थी। इलाकाबंदी की नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके अंतर्गत की वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं किया जा सकता है, खाद्यान्न का व्यापार जो है वो नहीं हो सकता था और इसकी 1965 और 1967 के मध्य जो है वो सरकार ने जो इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी, इस नीति की सबसे अधिक मार जो है वो बिहार पर अधिक बढ़ी थी और बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार जो है वो 2200 कैलोरी से घटकर जो है वो 1200 कैलोरी रह गया था तथा बिहार में जो है 1967 में मृत्यु दर में जो 14% जो वृद्धि हुई थी।
तो इलाकाबंदी की नीति का अर्थ ये होता है, इलाकाबंदी की नीति से हमारा अभिप्राय उस नीति से है जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो सकता, अर्थात आयात निर्यात नहीं किया जा सकता था। 1965 से 1967 के मध्य में अकाल के कारण सरकार ने इलाकाबंदी की नीति अपना रखी थी। इस नीति की सबसे अधिक मार बिहार पर पड़ी थी और बिहार में खाद्यान्न की कीमतें उत्तरी भारत के राज्यों की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का आहार 2200 कैलोरी से घटकर 1200 कैलोरी रह गया था तथा बिहार में 1967 में जो मृत्यु दर थी उसमें भी 34% जो वृद्धि हो गई थी। उसके पश्चात क्या होता है कि भारत में खाद्य संकट और अकाल के कारण जो है सरकार को जो है वो खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए जो है वो विदेशों से जो है वो आयात करना पड़ता है, पश्चिमी देशों से, और विशेष तौर पर जो है अमेरिका से हमने जो है वो खाद्यान्न का आयात किया था। परंतु इससे भी जो है वो भारत की जो मतलब रेवेन्यू था वो बहुत अधिक खर्च जो है उसका हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में सरकार को जो है वो खाद्यान्न संकट का सामना करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने की जो आवश्यकता थी। तो भारत में जो है क्या हुआ कि भारत में खाद्यान्न संकट और विशेष तौर पर जो है बिहार में जो खाद्यान्न संकट तथा देश के अन्य भागों में जो अकाल की स्थिति जो उत्पन्न हो गई थी, तो भारत में योजनाकारों के सामने अब प्रथम और सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो खाद्यान्न मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की थी, ताकि खाद्यान्न आयात पर खर्च होने वाली राशि को जो है वो बचाया जा सके। अकाल के कारण जो वो नीति निर्माताओं के द्वारा जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसको जो है जो कि अप्रैल 1966 में लागू होने वाली थी उसको जो वो स्थगित कर दिया गया और उसके स्थान पर जो वो 3 वार्षिक योजनाएं अपनाई गई। इन वार्षिक योजनाओं को आलोचक जो है वो योजना अवकाश की भी संज्ञा लेते हैं, प्लान हॉलिडे के नाम से भी इनको जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो पंचवर्षीय योजना का स्थगन जो है इस कारण से किया गया था कि बिहार में जो खाद्यान्न संकट की स्थिति जो है वो उसने काफी विकराल रूप जो धारण कर लिया था और देश जो खाद्यान्न संकट से जो है वो जूझ रहा था और भारत को जो है वो विदेशों से खाद्यान्न का आयात जो करना पड़ रहा था, जिस पर की जो है वो भारत को बहुत अधिक धनराशि जो खर्च करनी पड़ रही थी। अतः सरकार को अब जो है वो खाद्यान्न के मामले में जो है वो देश को आत्मनिर्भर बनाने की एक जो मुख्य चुनौती थी। तो इसका सामना करने के लिए भारत सरकार ने जो है वो खाद्यान्न के मामले में अपने आप को जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए उचित कदम उठाया। और इस काल में जो है वो क्या हुआ कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि अप्रैल 1966 में जो वो लागू होने वाली थी उसको जो वो स्थगित कर दिया गया और उसके स्थान पर जो 3 वार्षिक योजनाएं जो वो अपनाई गई थी और आलोचित इन योजनाओं को जो है योजना अवकाश की संज्ञा भी देते हैं, प्लान हॉलिडे के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। तो ये थे उपरोक्त ऐसे कारण जिनके कारण जो है वो सरकार को इलाकाबंदी की नीति अपनानी पड़ी थी। खाद्यान्न संकट के कारण, अकाल के कारण, सूखे के कारण और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण और इस पंचवर्षीय योजनाओं को जो स्थगित करना पड़ा था। अब हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन, रिजल्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल फॉलआउट्स। हरित क्रांति के क्या परिणाम निकले थे तथा इसके राजनीतिक कुप्रभाव क्या क्या पड़े थे। द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो वो सरकार के द्वारा जो है वो कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता ना देने के कारण जो है कृषि की स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन जो वो खराब होती गई और 1965 और 1967 के मध्य जो है भारत में जो एक अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई, खाद्यान्न संकट की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी और भारत को जो है वो अपने खाद्यान्न संकट का समाधान करने के लिए, खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए पश्चिमी देशों से जो है वो खाद्यान्न का आयात जो वो करना पड़ा था और इस पर जो है वो बहुत अधिक धनराशि जो है वो व्यय की जा रही थी। अब जो है वो देश के सरकार के समक्ष और योजनाकारों के समक्ष जो है एक समस्या उत्पन्न होगी कि कैसे जो है वो भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर जो है वो बनाया जा सके। तो इसके लिए कुछ
कुछ एक ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अब सरकार ने जो है वो योजनाकारों को ये कहा कि कोई ऐसी नीति अपनाई जाए जिससे कि भारत जो है वो खाद्यान्न क्षेत्र में जो है वो आत्मनिर्भर हो सके और कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और जो है जो धनराशि जो है वो खाद्यान्न के आयात पर भारत जो है वो खर्च कर रहा है उसको बचाया जा सके। तो 60 के दशक में जो है हरित क्रांति लाने का जो है वो निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हरित क्रांति होती क्या है। हरित क्रांति से हमारा अभिप्राय कृषि उत्पादन में होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि क्षेत्र में नई तकनीक, उन्नत बीजों का प्रयोग, उन्नत उर्वरक, उन्नत उपकरण तथा नए नए कृषि यंत्रों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले उन क्षेत्रों में किया गया जहां पर कृषि योग्य संसाधन पहले से विद्यमान थे और कृषक समृद्ध थे, और ऐसे राज्यों में जो वो कृषि ये हरित क्रांति लाई गई जो कि जैसे कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य थे जहां पर कृषि योग्य संसाधन पहले से विद्यमान थे और कृषक जो है वो समृद्ध थे। उन्होंने जो है वो इस हरित क्रांति का जो है वो बहुत अधिक लाभ उठाया और इन राज्यों में हरित क्रांति को काफी सफलता प्राप्त हुई। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर हुआ और कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। और इसके साथ जो है पहले इन राज्यों में हरित क्रांति लाई गई, फिर भारत सरकार ने जो पूरे देश में भी जो है इसको लाने का निर्णय किया था। अब हम बात करते हैं कि हरित क्रांति के परिणाम क्या निकले थे। हरित क्रांति के परिणामों में सबसे पहले जो है खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है भारत खाद्यान्न क्षेत्र में जो है वो आत्मनिर्भर हुआ। अब वह न केवल जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हुआ और वह दूसरे देशों को भी अब खाद्यान्न का निर्यात करने की स्थिति में आ गया था। नंबर 2, हरित क्रांति का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र। हरित क्रांति का एक परिणाम ये भी निकला कि भारत जो है वो हरित क्रांति का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बन गया, एक अग्रणी जो है वो नेता बना। भारत के बाद जिस किसी देश में ने भी जो है वो हरित क्रांति लाने का जो प्रयत्न किया उसको उतनी अधिक सफलता जो प्राप्त नहीं हुई थी जितनी अधिक सफलता जो भारत को मिली थी। नंबर 3, उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि। हरित क्रांति का एक परिणाम ये भी निकला कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन की जो क्षमता थी उसमें जो है वो 30% जो है वो वृद्धि हो गई थी। नंबर 4, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग। हरित क्रांति का एक परिणाम ये भी निकला कि हरित क्रांति में जो है उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग जो है वो कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया, जिससे उत्पादन में जो है वो बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। नंबर 5, कृषि एक व्यवसाय। अब हरित क्रांति का एक परिणाम ये भी निकला कि कृषि ने जो है वो एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। इसका कारण ये था कि एक तो जो है वो उन्नत उर्वरक कृषि उपकरणों का जो है वो प्रयोग किया गया, जिससे कृषि ने एक व्यवसाय का रूप धारण कर लिया। अब किसान जो है इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाने लगे, क्योंकि इससे जो है वो बहुत अधिक उत्पादन उनको प्राप्त हुआ, उनकी आय में जो वृद्धि होने लगी। अब जो है वो इसको एक ऑनरेबल जो है वो व्यवसाय जो है वो मानने लगे थे। नंबर 6, औद्योगिक विकास व रोजगार में वृद्धि हुआ। कैसे कि हरित क्रांति का एक परिणाम ये भी निकला था कि कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो है उर्वरकों, कीटनाशकों और रसायनों की जो है वो आवश्यकता थी। अतः इसके लिए जो है वो उद्योगों की स्थापना की गई और जिससे औद्योगिक विकास भी हुआ और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। नंबर 7, बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया। हरित क्रांति का एक परिणाम ये भी निकला था कि सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो है वो क्या हुआ कि बड़े बड़े बांध देश में बनाए गए, नहरों का निर्माण किया गया। नंबर 8, हाइड्रो एवं थर्मल पावर एनर्जी। देश में जो है वो बड़े बड़े बांध बनने के कारण जो है बिजली का जो है वो अधिक उत्पादन होने लगा, क्योंकि बांधों से जो है वो हाइड्रो पावर तथा थर्मल पावर
पावर का जो है वो विकास हुआ। थर्मल और हाइड्रो पावर का अधिक विकास होने से जो है वो बिजली का उत्पादन भी होने लगा। आगे है विदेशी ऋणों की अदायगी। इसी प्रकार से भारत जो है वो हरित क्रांति का एक परिणाम ये भी निकला कि भारत जो है वो कृषि का उत्पादन में वृद्धि होने से भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। आत्मनिर्भर होने से भारत जो है वो खाद्यान्न न केवल जो है वो अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही सक्षम हुआ, अपितु दूसरे देशों को भी खाद्यान्न आयात करने की स्थिति में भी आ गया। अब जो धन जो है वो पहले जो है वो खाद्यान्न आयात पर जो खर्च किया जाता था, अब उसकी बचत होने लगी और भारत पर जो विदेशी ऋण थे, भारत जो है वो उन विदेशी ऋणों को अब जो है वो वापस करने के योग्य हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं विदेशों में कृषि श्रमिकों की मांग। हरित क्रांति का एक परिणाम ये भी निकला कि हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि श्रमिकों की मांग जो है वो विदेशों में होने लगी, क्योंकि भारतीय कृषि श्रमिकों ने जो है वो अपनी योग्यता का जो परिचय था वो कृषि क्षेत्र में दिया था, जिससे उत्पादन में काफी वृद्धि हुई थी। और बाद में ये कृषि श्रमिक जब इनकी मांग विदेशों में बढ़ी, विशेष तौर पर जो है वो भारतीय कृषि श्रमिक पंजाब से जो है कनाडा में गए और वहां पर उन्होंने जो है वो अपनी योग्यता का जो है वो बहुत अच्छे ढंग से जो है परिचय दिया था और जो है वो वहां पर जो है वो वहां पर जाकर जो है फिर वहां पर जाकर ही वहां पर बस गए थे। तो इस प्रकार से जो है वो देशों में भी कृषि श्रमिकों की मांग में जो है वो वृद्धि हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं किसानों की जीवन शैली में परिवर्तन। किसानों की जीवन शैली में परिवर्तन, हरित क्रांति का एक परिणाम ये भी निकला कि हरित क्रांति के कारण जो है किसानों की जीवन शैली में जो है वो काफी परिवर्तन आया था। अब छोटे किसान जो है वो समृद्ध किसानों पूंजीपतियों की भांति जो है वो अपना जीवन यापन करने लगे थे। उसके पश्चात हम बात करते हैं हरित क्रांति के राजनीतिक कुप्रभाव। जहां समृद्धि के जो है कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं, वहां दुष्परिणाम भी जो है वो सामने आते हैं। तो इसी प्रकार भारत में जहां हरित क्रांति के जो है वो अच्छे परिणाम आए थे, वहीं इसके कुछ एक राजनीतिक कुप्रभाव भी जो है वो देखने को मिले थे। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का स्थगन। 1965-67 के मध्य भारत में जो अकाल पड़ा, खाद्यान्न संकट की स्थिति जो उत्पन्न हो गई, तो उस स्थिति का सामना करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा जो है वो हरित क्रांति लाने का प्रयत्न किया गया था। हरित क्रांति को जो है वो लागू किया गया कृषि क्षेत्र में, परंतु इस काल में जो है वो लागू होने वाली जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जिसको अप्रैल 1966 में जो लागू होना था, उसको जो वो स्थगित करके उसके स्थान पर जो है वो 3 वार्षिक योजनाएं जो है वो अपनाई गई। इससे हम योजनाओं में जो हमने निर्धारित लक्ष्य रखे होते थे उनकी प्राप्ति नहीं हो सकी थी और विकास की दर भी जो है वो काफी कम हो गई थी। नंबर 2, राजनीतिक अस्थिरता का दौर। राजनीतिक अस्थिरता का दौर, हरित क्रांति के काल में भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी जो आरंभ हो गया था। 1967 में लोकसभा के जो चौथे आम चुनाव हुए, उसमें जो है वो कांग्रेस को लोकसभा में केवल साधारण बहुमत ही प्राप्त हुआ था और उसको 520 स्थानों में से 283 स्थान जो है वो लोकसभा में प्राप्त हुए। और 1969 के पश्चात तो उसको जो है वो वामपंथियों के सहयोग से जो सरकार का संचालन करना पड़ा था। तो इस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता जो है वो राज्यों की राजनीति में भी जो है वो आरंभ हो चुकी थी। दल बदल का उदय। 1967 के जब चौथे आम चुनाव हुए तो इसके साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे, परंतु कई राज्य विधानसभाओं में किसी भी राजनीतिक दल को जो है वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो अनेक दलों ने मिलकर जो है वो सरकारों का निर्माण किया। इन सरकारों में निर्दलीय विधायक तथा छोटे छोटे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी जो है वो शामिल थे। अब होता क्या है कि इन प्रतिनिधियों ने और छोटे छोटे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने जो है वो अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए जो है वो दल बदल करना आरंभ कर दिया। 1967 में तो जो है वो हरियाणा में एक विधायक ने एक ही दिन जो है वो 4 बार जो है वो दल बदल कर दिया था, जिससे कि जो है उसने राजनीति में आया राम गया राम वाक्य को चरितार्थ कर दिया था। उसके पश्चात हम बात करते हैं राज्यों में गठबंधन सरकारों का उदय। इसी प्रकार से 1967
में जो है लोकसभा के जो चुनाव हुए, उसके साथ राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव हुए, तो अनेक राज्यों में जो है वो गठबंधन सरकारों जो है वो बनाई गई और इन गठबंधन सरकारों में विभिन्न राजनीतिक दल शामिल हुए, छोटे छोटे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये इन राजनीतिक दलों ने जो है वो अपने छोटे छोटे राजनीतिक और क्षेत्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए जो है वो क्या किया कि सरकारों को गिराना आरंभ कर दिए। इन्होंने सरकारें जो है वो अस्थिर कर दी। इन्होंने गठबंधन धर्म नहीं निभाया और जब भी इनको लगता था कि उनके राजनीतिक हितों की पूर्ति नहीं हो रही है तो ये सरकारों से अपना समर्थन वापस ले लेते थे। तो इस प्रकार से जो सरकारें अस्थिर होने लगी। फिर हम बात करते हैं नंबर 5 पर, भ्रष्टाचार का उदय। इस काल में जो है हरित क्रांति के काल में भ्रष्टाचार का भी उदय हो गया था। कारण ये था कि केंद्रीय नेतृत्व का जो नौकरशाही थी उस पर जो है वो कड़ा नियंत्रण नहीं था। वो नौकरशाही जो है वो सरकार के दायरे से जो बाहर हो रही थी उस पर जो है वो नियंत्रण नहीं रहा था और जिस कारण की उसमें लाभ हित असाई भाई भतीजावाद जो उत्पन्न हो गया था, भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था। ये भ्रष्टाचार न केवल जो है वो प्रशासनिक स्तर पर ही था अपितु राजनीतिक स्तर पर भी भ्रष्टाचार की उत्पत्ति हो गई थी। इस काल में जो है वो जीव घोटाला तथा नहर घोटाला जो है वो अस्तित्व में आए थे। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का उदय हो गया था। उसके पश्चात नंबर 6 पर हम बात करते हैं कि वामपंथियों का विरोध। इस काल में जो है वामपंथियों ने भी जो है वो हरित क्रांति का विरोध करना आरंभ कर दिया। कारण ये था कि जब भारत खाद्यान्न संकट का जो है वो सामना कर रहा था तो खाद्यान्न संकट की आपूर्ति करने के लिए जो है वो खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है वो पश्चिमी देशों से जो है वो खाद्यान्न सहायता मांगी और इसमें अमेरिका ने भारत को खाद्यान्न सहायता दी थी। परंतु अमेरिका ने जो है वो इस शर्त पर भारत को खाद्यान्न की आपूर्ति की कि भारत जो है वो अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव लाए। तो भारत ने जो है वो अमेरिका के प्रभाव में आकर जो है वो आर्थिक नीतियां बनाना भी आरंभ कर दिया था और उस पर कार्य करना भी आरंभ कर दिया था। तो ये बात जो है वो वामपंथियों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ये कहा कि जब भारत खाद्यान्न संकट का जो है वो सामना कर रहा था तो खाद्यान्न सहायता जो है वो अमेरिका की अपेक्षा जो है वो साम्यवादी रूस से भी जो है वो प्राप्त की जा सकती थी। तो वे जो है अब वामपंथी जो है इस हरित क्रांति का विरोध करने लगे थे। उसके पश्चात नंबर 7 पर हम बात करते हैं सर्वांगीण विकास का अभाव। इसी प्रकार से हरित क्रांति का एक जो है वो प्रभाव ये भी पड़ा, एक राजनीतिक कुप्रभाव हमें ये भी देखने को मिला था कि हरित क्रांति का लाभ जो है वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेशों के किसानों को ही प्राप्त हुआ और छोटे मध्यम वर्ग के किसानों को इसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ था। समस्त क्षेत्रों का समान रूप से जो विकास नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से सर्वांगीण विकास का अभाव जो है वो पाया गया था। उसके बाद है कांग्रेस में फूट। 1969 में जो है वो कांग्रेस में फूट पड़ी थी और कांग्रेस में फूट के लिए एक मुख्य कारण यह था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है विदेशी तथा कई प्रशासनिक मामलों में जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से जो है वो उसमें विचार विमर्श नहीं करती थी और कई मामलों में जो है वो मतभेद पाया जाता था, जिसके कारण 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ गई और कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हुआ। एक कांग्रेस आर जिसका नेतृत्व जो है वो निज लिंगप्पा कर रहे थे और कांग्रेस ओ जिसका नेतृत्व जो है वो मोरारजी देसाई कर रहे थे। तो इस प्रकार से 1969 में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। तो सभी ये एक उपरोक्त कारण ऐसे थे जिससे कि हरित क्रांति के राजनीतिक कुप्रभाव उन्हें कहा जाता है। धन्यवाद।